वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 170 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री और करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। ये टेस्ट थोड़ा डिले है इसलिए इसमें हमने 20 की जगह 30 प्रश्नों को ऐड किया है। 20 प्रश्न इसमें एंशिएंट हिस्ट्री के होंगे और 10 प्रश्न होंगे इसमें करंट अफेयर्स के। तो 2 से 3 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या होगा। और इस टेस्ट सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके, जिसमें आपको मिलेंगे 150 प्रश्न एक टेस्ट में और 20 से ऊपर टेस्ट हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है वो। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। खजुराहो का जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? परमार, चेदी, राष्ट्रकूट या चंदेल? देखिए, खजुराहो के जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश की धरोहर है। उनमें से एक कंदरिया महादेवता का मंदिर है जो उत्कृष्ट है सबसे, ये बनवाया था चंदेल शासकों ने। तो डी है इसका आंसर। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है खजुराहो के मंदिर। ये चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर हैं और चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच करवाया गया था और यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेवता का मंदिर जो है सर्वोत्तम है। खजुराहो के मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? ये जैन धर्म से संबंधित है और हिंदू धर्म, तो इसका आंसर सी देना ज़्यादा अच्छा होगा। हिंदू धर्म और जैन धर्म, सी। तो खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का जो है उल्लेख मिलता है और यह मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए और यह मंदिर जैन धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म यानी हिंदू। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। खजुराहो का मतंगेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किसको समर्पित है? विष्णु, शिव, सूर्य, पार्वती? किसको समर्पित है? शिव जी को समर्पित है। तो खजुराहो का जो मतंगेश्वर मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है और इस मंदिर की जो निर्माण शैली है वो नागर है। ठीक है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर है, जैसे कि हमको ऊपर पता चल गया है। ठीक है। और 64 योगिनी मंदिर है खजुराहो में। चित्रगुप्त मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर होता अगर होता तो ऑप्शन में। मतंगेश्वर मंदिर हो गया। दशावतार मंदिर नहीं है। तो दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ ललितपुर में स्थित है और यह मंदिर गुप्तकालीन है और विकल्प में जो अन्य सभी मंदिर दिए हैं वो खजुराहो में स्थित है और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। किसकी बात हो रही है? एलिफेंटा, शैव धर्म, ऑप्शन नंबर सी। तो एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म यानी शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं तथा साथ ही साथ यहाँ 2 बुद्ध गुफाएं भी हैं और यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अजंता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात 2 ऐतिहासिक स्थानों में कौन सी बातें समान हैं? अजंता में और महाबलीपुरम में। दोनों एक ही समय के काल में निर्मित हुए थे ये और दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है और दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं या दोनों में शैलकृत स्मारक हैं। अजंता और महाबलीपुरम एक काल के तो है नहीं है दोनों, तो एलिमिनेट कर दीजिए। अब ऑप्शन देखते हैं क्या एक से कट रहा है कोई? एक से, ठीक है, 2 कटे भी बचा। दोनों का एक ही धार्मिक संप्रदाय से संबंध है। ठीक है, ये भी गलत है और दोनों में शिलाकृत स्मारक है, ये थर्ड वाला सही है। तो 20 का सही हो जाएगा आंसर। अजंता और महाबलीपुरम में एक अंतर हो गया, एक समानता हो गई। ठीक है, अंतर नहीं। तो अजंता और महाबलीपुरम दोनों ही शिलाकृत स्मारक हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर तो सभी को पता होगा, कोणार्क का सूर्य देवता का मंदिर। तो कोणार्क के सूर्य देवता के मंदिर को जो है ब्लैक पैगोडा या काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर स्थित है गुजरात में। तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित है। विष्णु को समर्पित है, शिव को समर्पित है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये। नहीं 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 नहीं, विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, कर्नाटक के हम्पी में तो स्थित है, तो पहला हो जाएगा करेक्ट और दूसरा हो जाएगा इनकरेक्ट, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, शिव जी को समर्पित है ये। तो कथन एक सही है, दूसरा गलत है। 10वां प्रश्न है, तृतीय संगम निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था। तीसरा संगम कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के मदुरई में। तो तृतीय संगम नक्कीकर की अध्यक्षता में तमिलनाडु के मदुरई में हुआ और संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। इन गोष्ठियों में कवियों द्वारा जो है रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। और संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो है 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में मदुरई में हुआ, इसको याद रखिएगा। और द्वितीय संगम जो है तोलकाप्पियर की अध्यक्षता में कहाँ हुआ था? कट्टापुरम में। नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया? किसने कर दिया दक्षिण भारत का आर्यकरण? वशिष्ठ नहीं, विश्वामित्र भी नहीं है, ऋषि अगस्त्य। तो दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय जो है महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। कदम्ब राजाओं की राजधानी बनवासी थी और कदम्ब राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। ये बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो कदम्ब राजाओं की राजधानी जो है बनवासी थी और इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी और कदम्ब राज्य को पुलकेशन दत्त ने अपने राज्य में मिला लिया था। मीनाक्षी देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी देवी मंदिर है कहाँ पर? तमिलनाडु के मदुरई में। ठीक है, नंबर 14 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। आमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो आमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय को ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है। इन्होंने 1191 ईस्वी में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु अगले ही वर्ष 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में उनकी जो है पराजय हो गई। और किसने हराया उनको? मोहम्मद गौरी ने। और पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। गौड़ बहू के रचयिता कौन थे? गौड़ बहू के रचयिता थे वाक्यपति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम की रचना की है और वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदयम। गौड़ बहू कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राज्यश्रित कवि वाक्यपति की रचना है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कहाँ पर? कब हुआ था? 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मक्का। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था और मक्का की स्थिति कहाँ है? सऊदी अरब में। नंबर 17 पर आ जाइए। 2 स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार उतवी था और उतवी ने तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। और यहीं तारीख फिरोजशाही होती तो फिरोजशाह तुगलक हो जाता। तो महमूद गजनबी की बात करें तो शिक्षित था, सुसभ्य था और वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था और उसका दरबारी इतिहासकार था उतवी, और उतवी ने किताब उल यामनी अथवा तारीख यामनी नामक ग्रंथ की रचना की थी। नंबर 18 पर आ जाइए। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान निम्नलिखित में से कौन था? कौन था? अल बरूनी।
पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बरूनी था और उसका जन्म हुआ था 973 ईस्वी में और वह महमूद गजनवी के साथ आया था भारत। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन या सेबुक्तगीन? अल्पतगीन था। तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था और गजनी राजवंश या वंश का अन्य नाम था यामिनी वंश। इसको याद रखना है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। 20वां प्रश्न है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? किसने की? बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। तो मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ जाइए। चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? हर्षवर्धन, विष्णुवर्धन, सोमनाथ या उदयन जेरल? चेन्ना केशव मंदिर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुवर्धन। और कब? 1177 ईस्वी में, 1117 ईस्वी में, बेल्लूर में ये। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ जाइए। हाल ही में देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रश्न कई बार हमने पूछा एग्जाम में, मतलब इस टेस्ट सीरीज में, प्रैक्टिस में, और प्रश्न पूछने का तरीका अलग है हर बार, याद रखिएगा इस प्रश्न को। तो 22 एडमिरल अरुण कुमार हैं क्या? 22 एडमिरल जी अशोक कुमार हैं क्या? 22 एडमिरल अरुण कुमार सिन्हा हैं क्या? 22 एडमिरल अनुदीप सिंह हैं क्या? भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार। तो सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार को सरकार द्वारा, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ जाइए। अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम, मतलब गृह मंत्रालय। तो अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना को गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी है। ठीक है, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ICJS। नंबर 24 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत अभियान योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई? कौन है? राजस्थान या हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड? यह हरियाणा की सरकार। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा द्वारा शुरू की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी का संरक्षण। ठीक है, जो बहुत ज़रूरी है, न केवल भारत में, एशिया में, विश्व में। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए। कभी कभार समाचारों में रहने वाला क्या मार्पोल कन्वेंशन किसे संदर्भित करता है? मार्पोल कन्वेंशन किसको संदर्भित करता है? जहाज़ों से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात की सुविधा पर कन्वेंशन को, समुद्री खोज और बचाव पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, या समुद्री जीवन की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को, किसको मार्पोल अभिसमय संदर्भित करता है? जहाज से उत्पन्न प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय को, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय या मार्पोल अभिसमय या मार्पोल कन्वेंशन वर्ष 2005 में जहाज़ों से होने वाले सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर ऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए और भारत जो है वो इस अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ जाइए। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? यह है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली में शामिल होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27 पर। त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फॉर्म किन दो देशों के संबंधों का परिणाम है? चर्चा कर चुके हैं हम पहले भी, भारत और श्रीलंका इसका आंसर है। तो श्रीलंका त्रिंकोमाली तेल टैंक फॉर्म को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए भारत के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रहा है। पेरोप्साइट क्या है ये? पेरोप्सकाइट क्या है? पेरोप्सकाइट खनिज है क्या? खनिज तो कुछ दिन पहले चर्चा की थी हमने। तो पेरोप्सकाइट एक कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड खनिज है। ये सिंथेटिक यौगिक होते हैं जिनमें एक ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल संरचना होती है।
अब है क्वेश्चन नंबर 29, किस स्थान के एरा मिट्टी डिब्बालू की भूवैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है कहाँ की ये? साउथ के यह है आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो एर्रा मिट्टी डिब्बालू तटीय लाल तलछट के टीले हैं जो विशाखापत्तनम और भीमुनीपत्तनम आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है। ठीक है, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और भीमुनीपत्तनम के बीच स्थित है। एरा मिट्टी डिब्बालू तटीय लाल तलछट के टीले। पार्किंसन डिजीज से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? पार्किंसंस रोग प्रत्येक वर्ष 11 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पार्किंसंस दिवस। ठीक है, इस रोग के संदर्भ में। और पार्किंसंस रोग शरीर की गतिविधि में धीमापन, अकड़न और अस्थिरता पैदा कर सकता है। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? पार्किंसन डिसीज़ के संदर्भ में 11 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व पार्किंसन दिवस मनाया जाता है और पार्किंसन रोग जो है शरीर की गतिविधि को धीमापन, अकड़ापन और अस्थिरता में डाल देता है। दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो पार्किंसंस के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पार्किंसंस दिवस। और पार्किंसंस रोग की बात करें तो शरीर की गतिविधि में धीमापन, अकड़न और अस्थिरता पैदा कर सकता है। वर्ल्ड पार्किंसन डिजीज दिवस कब? 11 अप्रैल को। तो एंशिएंट और करंट से रिलेटेड ये 20-30 प्रश्न थे, 30। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी अगर पैड सीरीज़ आप प्राप्त करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उसमें पूरी डिटेल्स है, आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। धन्यवाद, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा।